Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the third chapter of 10th class history and the chapter name is Nationalism in India. In this video, I will explain some important topics. The first is effect of First World War, the idea of Satyagrah, the Rowlatt Act, Jallianwala Bagh Massacre, the Khilafat movement, why non-cooperation. These are very important questions. ये वो questions हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फ्रेंड्स, इसमें बता रखा है फर्स्ट चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया में कि इंडिया में फ्रीडम से पहले किस तरह से लोगों में नेशनलिज्म की जो भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, उसको उत्पन्न किया गया था ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाला जा सके. तो यहाँ पर 1900 के बाद के जो मूवमेंट्स थे वो इसमें चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं कि नेशनलिस्ट जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट शुरू की लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए. In 1914, First World War broke out in Europe and Britain was an active participant in it. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था. 4 साल तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन यूरोप और ब्रिटेन का था. इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन फिर भी इसका बैड इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा था. सिंस इंडिया वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी, देयरफॉर it also was forced to bear impacts of the war in the following ways. क्योंकि जो इंडिया है वो उस टाइम में ब्रिटिशर की या ब्रिटिश कॉलोनी था. ब्रिटिशर ने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी. कॉलोनीज़ का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेना. तो इंडिया ने, तो जो ब्रिटेन है उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर रखा था. यहाँ के रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहे थे. तो इनडायरेक्टली वे से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ा था. इट लीड टू ए ह्यूज increase in defense expenditure which was financed by war loans. Government in turn increased taxes on individual incomes and business profits. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल के लिए चला था, तो उसमें डिफेंस के ऊपर काफ़ी एक्सपेंडिचर किया गया था, खर्च किया गया था. और उसके लिए ब्रिटेन ने या ब्रिटिशर थे उन्होंने लोन ले रखा था. तो उस लोन को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर ब्रिटिशर की ही थी, तो उन्होंने उस लोन को पूरा करने के लिए इंडिया में इंडिविजुअल इनकम्स और बिजनेस इन दोनों के ऊपर टैक्सेस लगा दिए थे ताकि लोन को उतारा जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके. देयर वॉज शार्प राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स विच क्रिएटेड ग्रेट डिफ़िकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल. और इन्फ्लेशन आ गया था, आर्थिक मंदी आ गई थी, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी, जिससे गुड्स के जो रेट्स थे वो हाई हो गए थे और कॉमन पीपल को इन डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था. The war created a demand of industrial goods and caused a decline of imports from other countries to India. तो जो ये वॉर था इसमें डिमांड थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, क्योंकि आर्मी के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल गुड्स की ज़रूरत थी. लेकिन इंडिया में जो इम्पोर्ट हो रहा था डिफरेंट कंट्रीज से वो बंद हो चुका था. Villagers were forcibly recruited as soldiers in the army, which led to widespread anger in the rural areas. ब्रिटिशर ने इंडिया के जो विलेजर्स थे उनको ज़बरदस्ती रिक्रूट करना शुरू कर दिया था, आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया था, ताकि जिससे के कारण जो विलेजर्स थे उनमें गुस्सा था इस बात को लेकर. In 1918 to 1919 and 1920 to 21, crops failed resulting in famines. तो जो ये ईयर दे रखे हैं 1918 से 1921 का जो ये टाइम पीरियड था, इस पीरियड में इंडिया के ऊपर यानी कि अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर थी वो नहीं हो पा रही थी. दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. अराउंड 12 to 13 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लिव्स. और उसी टाइम पीरियड में जो फर्स्ट वर्ल्ड का जो टाइम पीरियड था और उसके बाद का जो टाइम पीरियड था, इन्हीं के बीच में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक यानी कि महामारी फैल गई थी, जिसके कारण 12 to 13 मिलियन लोगों की जान जा चुकी थी.
तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था। इंडिया का कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, वहाँ के पीपल के ऊपर और वहाँ की जो इकोनॉमी या जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, कि सत्याग्रह का जो संदेश है या आइडिया क्या था। महात्मा गांधी returned to India in January 1915 from South Africa, and people in India got the motivational leadership that they desperately wanted. यहाँ पर क्या था कि महात्मा गांधी जी 1915 में, जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे और यहाँ के लोगों को भी एक मोटिवेशनल लीडर की ज़रूरत थी, क्योंकि गांधी जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो इंडियंस थे उनकी बैड कंडीशन को देखा और उसके कारण उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी थी और उन्होंने सत्याग्रह का एक आइडिया भी लोगों को दिया था, यानी कि संदेश दिया था। 4 पॉइंट्स अबाउट गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह आर एज फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह के 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए थे। फर्स्ट इज सत्याग्रह स्ट्रेस्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, कि जो सत्याग्रह है वो किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस डालता है, वो पावर ऑफ ट्रूथ यानी कि सच्चाई की शक्ति पर ये स्ट्रेस डालता है, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस डालता है कि जो सच्चाई की खोज है वो करना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सच्चा है तो हम कोई भी वॉर बिना किसी वेपन के हम जीत सकते हैं। द सेकेंड इज इट एडवोकेटेड दैट फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस एंड राइट कॉज द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑब्सेसर। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है इसमें क्या बता रखा है कि हमें कोई भी जंग लड़ने के लिए या वॉर लड़ने के लिए हमें फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है या हमें राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकल फोर्स से उनको प्राप्त कर लें। इसके लिए क्या है कि ऑपरेसर यानी कि जो हमारे अपोजिट हैं, जो अत्याचारी हैं, उनको किस चीज़ से जीता जा सकता है, उनको सच्चाई से जीता जा सकता है। वन कैन विन द ऑपरेसर इवन बाय अपीलिंग टू द कंसाइज। कंसाइज का मीनिंग होता है अंतःकरण या विवेक। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई है या अत्याचारी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपील करनी चाहिए, हमें अपने विवेकपूर्ण ढंग से हमें डिसीजन लेना चाहिए। द थर्ड इज अकॉर्डिंग टू गांधी जी सत्याग्रह इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। ही बिलीव दैट सत्याग्रह कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और जो गांधी जी हैं उनका किस चीज़ में विश्वास था कि विरोध के अगेंस्ट अगर हम सत्य की बात करें, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सत्य पर आधारित है, तो हमें किसी भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। और उनका एक विश्वास और था कि जो सत्याग्रह है उसके द्वारा सभी इंडियंस को एकजुटता में यानी कि उनमें यूनिटी को बनाया जा सकता है। ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन द फॉलोइंग प्लेसेस। गांधी जी ने 3 प्लेसेस पर सत्याग्रह मूवमेंट किया था और ये क्वेश्चन मैप वर्क में भी आता है और 1 मार्क से क्वेश्चन में भी आता है कि वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह को शुरू किया था। इन 1916 ही इनिशिएटेड ए मूवमेंट इन चंपारण इन बिहार अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। सबसे पहले जो मूवमेंट थी सत्याग्रह जो उन्होंने शुरू किया था वो 1916 में बिहार में, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये, यहाँ पर बिहार में चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनका इन्होंने साथ दिया था। उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था क्योंकि इंडियंस इंडिगो या नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे। In 1917, he organized a सत्याग्रह to support the peasants of खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और 1917 में गांधी जी ने यहाँ पर गुजरात में ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर गांधी जी ने मज़दूरों का या जो पीजेंट्स थे उनके लिए सत्याग्रह शुरू किया था।
In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a सत्याग्रह movement amongst cotton mill workers. और 1918 में गांधी जी गुजरात गए थे और यहाँ पर अहमदाबाद में इन्होंने कॉटन मिल्स में जो भी वर्कर्स काम कर रहे थे उनके लिए इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। इनके लिए यानी कि इनका जो भी एक्सप्लॉयटेशन होने लग रहा था उसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को शुरू किया था। ये 3 प्लेसेस हैं, एक आपका बिहार का चंपारण, दूसरा अहमदाबाद में खेड़ा और तीसरा गुजरात में अहमदाबाद। तो गुजरात में ये 2 प्लेस हैं, खेड़ा और अहमदाबाद, और बिहार में चंपारण। ये मैथ वर्क में ज़रूर आते हैं और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? द रोलेट एक्ट was passed through the Imperial Legislative Council in 1919 despite the united opposition of the Indian members। तो जो रोलेट एक्ट था ये 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने इसको पास किया था। और ये किस लिए पास किया गया था कि जो इंडियन मेंबर्स हैं या इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने जो विद्रोह शुरू कर रखा था ब्रिटिशर के अगेंस्ट, उसको दबाने के लिए रोलेट एक्ट को शुरू किया गया था। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और ये एक्ट क्या था? इंडियन नेशनलिस्ट के अगेंस्ट ये शुरू किया गया था, यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनके अगेंस्ट ये शुरू किया गया था। और इसी कारण गवर्नमेंट को पावर मिल गई थी, जिसके कारण जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो लोग कर रहे थे या जो क्रांतिकारी थे वो जिस भी तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे ब्रिटिशर के अगेंस्ट, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर मिल गई थी कि वो बिना किसी भी रीज़न के उन जो नेशनलिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, उनको 2 साल के लिए बिना किसी भी उनको इन्फॉर्म किए जेल में बंद कर सकती थी। द इंडियन शोड देयर डिसअप्रूवल टुवार्ड्स दिस एक्ट इन द फॉलोइंग वेज। और जो इंडियंस थे उन्होंने इसको यानी कि डिसअप्रूवल कर दिया था, वो इस एक्ट को नहीं मान रहे थे, उनको ये जो एक्ट था ये पसंद नहीं आया था। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट अगेंस्ट दिस लॉ। तो गांधी जी ने ये एक मूवमेंट चलाया था नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडेंस। यहाँ पर वो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने ये मूवमेंट शुरू की गई थी क्योंकि वो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट थे। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरियस वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। रेलवे वर्कशॉप में जो भी वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी थी, रैलीज निकालनी शुरू हो गई थी। ए क्राउड गैदर्ड एट द ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल ग्रोथ। और जो इंडियंस थे या क्राउड थी वो इकट्ठी हो गई थी एक जगह पर, क्योंकि जो कॉलोनियल ग्रोथ इंडिया में होने लग रही थी, वो अपने आप रूल्स बना रहे थे, इसके अगेंस्ट जो इंडियंस थे वो इकट्ठा हो गए थे। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्डेड इन द फॉलोइंग मैनर्स। कि जो इन्होंने रोलेट एक्ट जो लगाया था उसके लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। फर्स्ट इज नेशनलिस्ट लीडर्स वर पुट इन जेल्स। कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से उनको बैन कर दिया था कि वो दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते थे, क्योंकि गांधी जी ने ब्रिटिशर के अगेंस्ट नॉन वायोलेंट सिविल डिसओबीडेंस ये मूवमेंट शुरू कर रखी थी, इसीलिए उनको दिल्ली में आने की परमिशन नहीं दी गई थी। ऑन 10th अप्रैल पुलिस फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर। और 10th अप्रैल को जो पुलिस फोर्स है उसने एक अमृतसर में एक आप रैली बोल सकते हैं कि वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट वो खड़े हुए थे। तो वहाँ पर जो पुलिस फोर्स थी उसने फायरिंग शुरू कर दी थी। पीपल वर आउटरेज्ड एंड अटैक्ड बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशंस। और जिसके कारण क्या था कि जो लोग थे वो और ज़्यादा भड़क गए थे। उन्होंने
बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन, इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन अमृतसर एंड जनरल डायर वॉज गिवन कमांड। और जब पंजाब में इतना बड़े लेवल पर, अमृतसर में इतने लार्ज लेवल पर इतना ये जो एग्रेशन था ये शुरू हो गया था, इसको दबाने के लिए मार्शल लॉ को अमृतसर में लागू कर दिया गया था और उसकी कमान जनरल डायर संभाल रहे थे। उन्होंने ही ऑर्डर्स दिए थे मार्शल लॉ लागू करने के लिए। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोलट एक्ट का। जो मैंने टॉपिक्स डाल रखे हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। द नेक्स्ट इज़ जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑन 13 अप्रैल 1919 द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेक्रे टुक प्लेस। द इवेंट अनफोल्डेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पर क्या था कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट जो लास्ट था मैंने आपको बताया था कि 10 अप्रैल को यहाँ पर क्या जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, अमृतसर में मार्शल लॉ को लागू कर दिया था और जिसके कारण क्या था लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी थी। तो उन्होंने बैंक, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो इतने एग्रेशन को रोकने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ को लागू कर दिया था। उसके बाद क्या था कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ही एक बैसाखी का जो मेला है वो लगता था। वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिससे ब्लैक डे भी बोला जाता है और काला दिन भी बोला जाता है इंडिया के लिए, और पूरे वर्ल्ड ने इसकी निंदा भी की थी। तो ये 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ए क्राउड हैड गैदर्ड इन द बाग सेम टू अटेंड एनुअल बैसाखी फेयर एंड द अदर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेसिव एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या था कि जो अमृतसर के जो लोग थे वो एक प्लेस पर इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था और ये जो जहाँ पर ये मेला लगा हुआ था ये चारों तरफ से ये एरिया बंद था, सिर्फ गेट से ही इसकी एंट्री थी आने जाने की। जनरल डायर ब्लॉक्ड द एग्जिट point and fired indiscriminately on the peaceful gathering, killing hundreds of innocent people। और जनरल डायर ने, यानी कि मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस के लिए सिर्फ एक ही गेट था और चारों तरफ से जो ये प्लेस था ये क्लोज था, यानी कि बंद था। ये जनरल डायर ने फिर यहाँ पर फायरिंग के आदेश दे दिए थे। ये जो काफ़ी इनोसेंट जो पीपल थे वो यहाँ पर मर गए थे। द मैसेक्रे वॉज कंडेनमेंट बाय ऑल, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसकी निंदा की गई थी। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और इसके बाद क्या था कि जो लोग थे, पूरे इंडिया के जो लोग थे उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, गांधी जी कॉल्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इतने बड़े लार्ज स्केल पर इस वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया था, ताकि जो क्योंकि काफ़ी इनोसेंट लोग इसमें मारे गए थे और इसीलिए गांधी जी ने ये जो मूवमेंट था ये अपना वापस ले लिया था। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द खिलाफत मूवमेंट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी फेल्ट द नीड ऑफ ब्रॉड बेस मूवमेंट एज द रोलेट सत्याग्रह वॉज लिमिटेड टू सिटीज़ एंड टाउन्स ओनली। महात्मा गांधी जी ने सोचा, महसूस किया कि जो मूवमेंट्स वो शुरू कर रहे हैं, जैसे सत्याग्रह मूवमेंट्स था या रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो लोग खड़े हुए थे, वो सिर्फ सिटीज़ और टाउन्स तक ही सीमित था। ही वॉज श्योर दैट नो लार्ज स्केल मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर। अब उनको पता चल गया था कि अगर ब्रिटिशर को इंडिया से निकालना है, एक लार्ज स्केल पर मूवमेंट को शुरू करना है, तो वो मूवमेंट तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक हिंदूज और मुस्लिम्स ये आपस में इकट्ठे ना हो जाएं। दस ही थॉट ऑफ सपोर्टिंग द मुस्लिम्स ऑन द खिलाफत इशू। इसी सोच के साथ इन्होंने
खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स का साथ दिया था गांधी जी ने, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि अकेला एक छोटे से एरिया में अगर मूवमेंट चलाई जाएगी तो उससे आज़ादी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको कब प्राप्त किया जा सकता है, जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इकट्ठे हो जाएं। द फैक्ट्स रिलेटेड टू द खिलाफत इशू आर एज फॉलोज। द फर्स्ट इज कि जो खिलाफत मूवमेंट था वो क्या था, उसके इम्पोर्टेंट जो इश्यूज हैं वो आपका दे रखा है। नेक्स्ट, ओटोमन टर्की वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओटोमन टर्की ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए थे। द खलीफा वॉज द हेड ऑफ ओटोमन एम्पायर। और खलीफा ओटोमन एम्पायर जो एम्पायर हैं उनके हेड थे खलीफा, एंड द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और इस्लामिक वर्ल्ड के ये स्पिरिचुअल हेड भी हैं, हेड थे। देयर वर रूमर्स दैट द ब्रिटिश वुड इम्पोज ए हार्श ट्रीटी ऑन द खलीफा लिमिटिंग हिज टेम्पोरल पावर्स। और रूमर्स फैल गए थे पूरे वर्ल्ड में कि खलीफा की जो ब्रिटिश है उन्होंने क्या कर दिया कि एक ट्रीटी की है, एक संधि की है, उस संधि के जरिए खलीफा की पावर्स को उन्होंने लिमिटेड कर दिया है, सीमित कर दिया है। इन मार्च 1919 एक खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। और इसके लिए 1919 में एक खिलाफत कमेटी को रखा गया, यानी कि स्थापित किया गया बॉम्बे में, टू डिफेंड खलीफाज पावर। खलीफा की पावर्स के डिफेंड के लिए यहाँ पर बॉम्बे में 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था। ये भी आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू। और जो खिलाफत मूवमेंट थी वो अली ब्रदर्स ने ये शुरू किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है कि 2 अली ब्रदर्स कौन कौन से थे। तो इनके नेम थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। और क्यों दिया था, क्योंकि गांधी जी इनकी हेल्प कर रहे थे, खलीफा की जो पावर्स थी उनको बचाने के लिए गांधी जी ने इनका साथ दिया था। और इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था, यानी कि ब्रिटिशर को निकालने के लिए। सीइंग दिस एज ए अपॉर्चुनिटी टू गेन मुस्लिम सपोर्ट, गांधी जी कन्विंस्ड द लीडर्स इन द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920। ये एक सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, जहाँ पर गांधी जी ने सभी लीडर्स को कन्विंस कर लिया था टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, इन सपोर्ट ऑफ खलीफा एंड फॉर स्वराज। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये किसके सपोर्ट में ये चलाया गया था, खलीफा और स्वराज, इन दोनों के लिए ये मूवमेंट शुरू किया था। तो ये जो सेशन था ये कैलकाटा में 1920 में ये सेशन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में भी आता है और मैप वर्क में भी ये क्वेश्चन आता है आपका। एक सेशन यहाँ पर हो गया आपका बॉम्बे सेशन 1919 में, यहाँ पर खिलाफत कमेटी को का गठन किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका जो सेशन हुआ था कैलकाटा सेशन वो सितंबर 1920 में हुआ था, और वो किस लिए हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज वाई नॉन कोऑपरेशन, कि नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। इन हिज बुक हिंद स्वराज रिटन इन 1909 महात्मा गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड रूल ओवर इंडिया ओनली बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन गिवन बाय इंडियंस। गांधी जी की ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द राइटर ऑफ हिंद स्वराज। तो यहाँ पर राइटर महात्मा गांधी जी हैं। कई बार ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी की बुक का क्या नाम था, तो हिंद स्वराज उनकी बुक का नेम था। और ये कब लिखी थी इन्होंने, 1909 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। महात्मा गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड रूल ओवर इंडिया ओनली बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन गिवन बाय इंडियंस। तो गांधी जी ने अपनी बुक में ही लिखा कि यहाँ पर ब्रिटिश इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम इंडियंस उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम अपना सहयोग उनको नहीं देंगे तो जो उनका रूल है वो भी समाप्त हो जाएगा।
इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स विद इन ए शॉर्ट स्पैन, कि अगर इंडियंस कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर के लिए तो उनका जो रूल है वो ख़त्म हो जाएगा एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर ही। सो गांधी जी वांटेड टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसीलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था कि जो भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बाहर से बनकर आते हैं उनको हम क्या करें, उनको उनका बायकॉट कर दें। इसीलिए नॉन कोऑपरेशन ये शुरू किया गया था। द मूवमेंट वॉज इनिशियलाइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। गांधी जी प्रपोज दैट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन फॉलोइंग स्टेजेस। गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया था उसको डिफरेंट स्टेजेस में उसको अनफोल्ड किया गया था। इट शुड बिगिन विद रेनुंशिएशन ऑफ टाइटल्स। तो ये जो ये मूवमेंट थी ये किसके साथ शुरू की गई थी? रेनुंशिएशन का मतलब होता है सेक्रीफाई करना या त्याग करना। तो इस तरह से टाइटल्स बनाए गए थे कि जिनसे जो लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है, नेशनलिज्म की जो भावना है उसको उत्पन्न किया जा सके। देयर शुड बी ए बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। और इसके साथ साथ सिविल सर्विसेज से बायकॉट किया गया था। लोगों ने अपनी जॉब को आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन, इन सब का बायकॉट कर दिया था। स्कूल स्टूडेंट्स ने कॉलेज में, स्कूल में जाना छोड़ दिया था। इन केस गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेसिव मेजर्स, ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। तो यहाँ पर क्या था कि जो गवर्नमेंट है या गांधी जी है उसने क्या किया था, एक लार्ज स्केल पर ये कैंपेन शुरू किया था सिविल डिसोबीडेंस को लेकर। फाइनली इन दिसंबर 1920, ये एक और सेशन है आपका दिसंबर 1920 एट द नागपुर सेशन, ये नागपुर सेशन है ऑफ कांग्रेस, द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वॉज एडोप्टेड। दिसंबर में 1920 को नागपुर में एक सेशन हुआ था जहाँ पर क्या था कि जो कांग्रेस थी उसने नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वॉज एडोप्टेड, यानी कि जो असहयोग आंदोलन था उसको एडोप्ट किया गया था। ये 3 आपके सेशन हैं, नागपुर सेशन, आपका यहाँ पर कैलकाटा सेशन और बॉम्बे सेशन। ये 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हैं जो मैप वर्क में भी आते हैं और आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं। तो मैंने इस पूरी वीडियो में आपको जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग भी बता दिया है और आपके जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको भी मैंने साथ के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। Thank you very much for watching this video.